पार्क की उस बेंच पर तीनों की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। सुरेखा की घबराई हुई आंखें उनके चेहरों पर टिकी रहीं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिसने इन तीनों मजबूत अनुभवी लोगों को इतना डरा दिया। किस चेहरे की बात कर रहे हैं आप? मीरा ने पूछा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए फाइल के उस पन्ने पर झुकते हुए। अभय ने अपनी उंगली उस धुंधले तीसरे चेहरे पर टिकाई, अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए, जैसे वह अपने दिमाग में किसी पुरानी तस्वीर से इस चेहरे का मिलान कर रहा हो। यह विक्रांत ओझा है, उसने आखिर कहा, आवाज में एक अविश्वसनीय भारीपन के साथ। मीरा का चेहरा एक झटके में पत्थर जैसा सख्त हो गया। उन्होंने फाइल को अपने हाथों में लेकर बहुत हुए। यह मुमकिन नहीं है, उन्होंने कहा, पर उनकी आवाज में वह दृढ़ता नहीं थी जो वे चाहती थीं कि हो। यह किसी और की तस्वीर भी हो सकती है, यह बहुत धुंधली है अभय जी। मैंने उसे देखा है आमने सामने कई बार, अभय ने कहा। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके खड़े होने का तरीका, वह हाथ जो हमेशा अपनी घड़ी को छूता रहता है जब वह बात करता है, यह वही आदमी है। शायद कुछ साल पुरानी तस्वीर है, उसके बाल थोड़े अलग हैं, पर यह वही चेहरा है। राजू, जो अब तक चुपचाप खड़ा यह सब सुन रहा था, उसका चेहरा डर से भर गया। अगर यह सच है, उसने कहा, अपनी आवाज में एक बढ़ती हुई दहशत के साथ, तो हमने अपने हर कदम की जानकारी उसी आदमी को दी है जो शायद शुरू से ही सूत्रधार के साथ खड़ा था। सुरेखा, जो अब तक इस बातचीत के भार को पूरी तरह नहीं समझ पाई थी, धीरे से बोली, अपनी आवाज में एक नई सतर्कता के साथ, मैडम, अगर आप विक्रांत नाम के किसी आदमी की बात कर रही हैं तो मुझे एक बात याद आ रही है। मंत्री जी के दफ्तर में कुछ महीने पहले एक बार मैंने एक फाइल पर यह नाम देखा था, किसी विशेष सहयोग के तौर पर मुझे तब समझ नहीं आया था कि इसका मतलब क्या है। मीरा ने अपनी आंखें बंद की, अपने भीतर के हर तर्क को तौलते हुए, अपने पुराने दर्द को एक तरफ रखते हुए, अपने पेशेवर दिमाग को वापस काम पर लगाने की कोशिश करते हुए। ठीक है, उन्होंने आखिर कहा, आंखें खोलते हुए, अगर यह सच है तो हमें कुछ बहुत जरूरी बातें फिर से सोचनी होंगी। पहली बात, हमने फुलवारी शरीफ वाले ऑपरेशन में और उससे पहले भी विक्रांत की एजेंसी के साथ सहयोग किया, उन्हें जानकारी दी। अगर वह सच में सूत्रधार से जुड़ा है तो शायद वह हर बार हमारी हर हरकत की खबर सीधा उस तरफ पहुंचाता रहा। अभय ने वाक्य पूरा किया। उसकी आवाज में एक ठंडा गुस्सा उतर आया और हम उसे अपना साथी समझते रहे। पर एक बात समझ नहीं आ रही, राजू ने कहा, अपने माथे को रगड़ते हुए, अगर विक्रांत सूत्रधार का आदमी है तो उसने हमें ड्रग्स की खेप पकड़ने में मदद क्यों की? वह तो चाहता तो हमें रोक सकता था या हमें बीच में ही फंसा सकता था। मीरा कुछ देर चुप रही। उनका दिमाग तेजी से इस उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। शायद यही उसकी चालाकी है, उन्होंने आखिर कहा। एक छोटी खेप कुर्बान करना, कुछ ट्रक पकड़वा देना, बच्चू सिंह जैसे एक निचले मोहरे को गंवा देना, यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है, ताकि हमें लगे कि हम जीत रहे हैं, कि विक्रांत सच में हमारे साथ है, जबकि असली बड़ा खेल, यह हफ्ते भर बाद वाला अंतिम स्थानांतरण, पूरी तरह सुरक्षित निकल जाए। अभय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपने भीतर के गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हुए। तो हमें उसे इस्तेमाल करके हमें ही मूर्ख बनाया गया, यह सोचकर कि हम एक बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ उसकी नजर में हर वक्त बने रहे। एक भारी खामोशी छा गई। सुरेखा, जो यह सब सुनकर और भी डर गई थी, अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए बोली, मैडम, मुझे अब जाना चाहिए, वरना दफ्तर में मेरी अनुपस्थिति पर सवाल उठ सकते हैं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अचानक गहरी चिंता उभरी। सुरेखा जी, आपने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है यह फाइल हमें देकर, पर अब यह सवाल है, क्या किसी को पता चल सकता है कि यह फाइल गायब है या आपने इसे किसी को दिया? सुरेखा का चेहरा एक पल के लिए और सफेद पड़ गया, जैसे यह सवाल उसने खुद से अब तक नहीं पूछा था। मुझे नहीं पता, उसने कहा। यह फाइल एक अलमारी में थी जो ज्यादातर बंद रहती है, शायद ही कोई उसे रोज खोलता हो, पर अगर उन्हें पता चला। आपको अभी घर नहीं जाना चाहिए, अभय ने कहा, अपनी आवाज में एक तत्काल गंभीरता के साथ, कम से कम आज रात के लिए।
हम आपको कहीं सुरक्षित पहुंचाते हैं और कल आप सामान्य तरीके से दफ्तर जाइए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुरेखा ने हिचकिचाहट के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों मिली हुई थी। ठीक है, उसने कहा, पर जल्दी, मुझे बहुत ज्यादा देर नहीं करनी है। टीम ने जल्दी से सुरेखा को एक अस्थायी सुरक्षित जगह पहुंचाया, मीरा के एक और पुराने संपर्क के घर, जहां वह एक रात के लिए रुक सकती थी। वापस गाड़ी में लौटते हुए माहौल भारी था। हर कोई इस नई विश्वासघाती जानकारी के वजन को महसूस कर रहा था। अब हम विक्रांत के साथ कैसे पेश आए? राजू ने पूछा, उसकी आवाज में एक गहरी उलझन के साथ। अगर हमने अचानक उससे बात करना बंद कर दिया तो उसे शक हो जाएगा कि हमें कुछ पता चल गया है। हमें उससे सामान्य व्यवहार करना होगा, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक ठंडी रणनीतिक स्थिरता वापस लाते हुए। जैसे हमें कुछ पता नहीं, पर अब से हम उसे कोई भी असली महत्वपूर्ण जानकारी नहीं देंगे। जो कुछ भी हम आगे करेंगे वह उसकी नजरों से दूर, पूरी तरह गुप्त रहेगा। और अगर वह खुद कुछ पूछे, अभय ने पूछा, तो हम उसे टाल देंगे या झूठी जानकारी देंगे। मीरा ने कहा, अब यह खेल दोनों तरफ से खेला जाएगा। अगर वह हमें धोखा दे रहा है तो हम भी उसे वहीं सिखाएंगे। अभय ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से एक और सवाल उठाया जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक था। मीरा जी, अगर विक्रांत सूत्रधार से जुड़ा है तो क्या इसका मतलब यह भी है कि उसका दिल्ली बुलाया जाना, वह जो चेतावनी उसे मिली, वह भी एक नाटक था? शायद उसे बस यह बताने के लिए बुलाया गया कि वह ठीक से अपना काम कर रहा है, या शायद उसे कोई नई हिदायत दी गई। मीरा की आंखों में एक गहरी थकान उतर आई। मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा, और यही सबसे डरावनी बात है अभय जी। हम अब किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते। ये भी नहीं जानते कि कौन सी बात सच है और कौन सी सिर्फ एक और परत है इस पूरे झूठ के जाल की। दफ्तर में वापस पहुंचकर टीम ने बहुत देर तक उस फाइल का हर पन्ना, हर शब्द बहुत बारीकी से खंगाला। अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम की योजना बहुत विस्तार से लिखी हुई थी। समय, मेहमानों की सूची, जिसमें कई नाम काले निशान से मिटाए गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपाने की कोशिश की हो। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा नक्शा, और सबसे जरूरी बात, एक अलग पन्ने पर बहुत महीन लिखावट में एक समय दर्ज था। रात्रि 11 बजे, कार्यक्रम की आधिकारिक समाप्ति के पश्चात, पूर्वी विंग, निजी हॉल। यही वह वक्त होगा, अभय ने कहा, अपनी उंगली उस लाइन पर रखते हुए, जब असली मुलाकात होगी, जनता के जाने के बाद, जब सब कुछ शांत हो जाएगा। पूर्वी विंग, राजू ने कहा, अपने कंप्यूटर पर उस अस्पताल का नक्शा खोजते हुए। कुछ पुरानी सरकारी वेबसाइट्स से जो जानकारी मिल सके। यहां देखिए, यह हिस्सा अभी पूरी तरह बना भी नहीं है। आधिकारिक तौर पर यह अगले महीने खुलने वाला है, पर उद्घाटन कार्यक्रम में इसे भी शामिल किया जा रहा है। शायद यही वजह हो कि यहां आम जनता की पहुंच नहीं होगी, सिर्फ विशेष अतिथियों के लिए। तो यही वह जगह है, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक नई ठोस दृढ़ता के साथ। जहां हमें पहुंचना होगा, उसी रात, उसी वक्त। अभय ने सिर हिलाया, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पर अगर विक्रांत सच में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानता है, संभव है उसकी एजेंसी भी उस रात वहां मौजूद हो, आधिकारिक ड्यूटी के नाम पर। हमें बहुत सावधानी से योजना बनानी होगी ताकि हम उसकी नजरों से बचकर अंदर पहुंच सकें। टीम ने अगले कुछ दिन बहुत गहन योजना बनाने में बिताए। अस्पताल की बनावट को समझना, संभावित रास्ते ढूंढना, सुरक्षा में मौजूद कमजोरियों को खोजना। राजू ने पुराने निर्माण दस्तावेजों से इमारत का एक मोटा नक्शा तैयार किया, जबकि अभय ने अपने पुराने दरोगा वाले अनुभव से यह समझने की कोशिश की कि इतने बड़े कार्यक्रम में सुरक्षा कैसे तैनात होगी, कहां कमजोरियां हो सकती हैं। इसी बीच एक शाम, जब टीम दफ्तर में योजना पर काम कर रही थी, मीरा का फोन बजा, वही विक्रांत का नंबर। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा, यह समझते हुए कि अब हर बातचीत, हर शब्द एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है। मीरा ने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर एक सामान्य पेशेवर भाव लाते हुए फिर फोन उठाया। विक्रांत जी, बोलिए। मीरा जी, विक्रांत की आवाज आई, हमेशा की तरह थकी हुई पर स्थिर। मैं दिल्ली से लौट आया हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ चीजें साफ करनी है। बोलिए, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में कोई भी बदलाव न आने देते हुए। हालांकि उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे दिल्ली में साफ शब्दों में कहा गया कि नेपाल वाला मामला अब मेरी एजेंसी की पहुंच से बाहर है, विक्रांत ने कहा।
और मुझे यह भी हिदायत दी गई कि मैं आपकी टीम से पूरी तरह दूरी बना लूं, वरना नतीजे गंभीर हो सकते हैं। वह रुका, फिर उसकी आवाज में कुछ बदला, एक हल्की सी अनिश्चितता जो शायद पहले कभी उसकी आवाज में नहीं सुनी गई थी। पर मीरा जी, मुझे कुछ बातें ठीक नहीं लग रही। जिस तरह से मुझे चेतावनी दी गई, जितनी जल्दी दी गई, वह सामान्य नहीं है। मुझे लगता है यहां कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है जो मेरी अपनी एजेंसी के अंदर भी है। मीरा ने अभय की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह सच है या यह भी एक चालाकी है? ये जानने की कोशिश कि उन्हें उस तस्वीर के बारे में पता चला है या नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं विक्रांत जी? मीरा ने पूछा, अपनी आवाज में एक सावधानी भरी तटस्थता रखते हुए। मैं नहीं जानता, अभी नहीं, विक्रांत ने कहा, पर मुझे लगता है मुझे भी अपनी तरफ से कुछ खोजबीन करनी होगी, यह समझने के लिए कि यह दबाव कहां से आ रहा है असल में। तब तक आधिकारिक तौर पर मैं आपसे दूर रहूंगा, जैसा मुझे कहा गया है, पर अगर मुझे कुछ मिला, कुछ जरूरी, तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। फोन कटने के बाद कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। क्या आपको लगता है वह सच बोल रहा था? राजू ने पूछा, अपनी आवाज में एक उलझी हुई उम्मीद के साथ। मुझे नहीं पता, मीरा ने कहा, अपने माथे को रगड़ते हुए। शायद यह भी एक चाल है, यह देखने के लिए कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, या शायद वह सच में नहीं जानता कि वह किस चीज का हिस्सा है। शायद उसे इस्तेमाल किया जा रहा है बिना उसे पूरी सच्चाई बताए। अभय ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, अपनी आवाज में एक थकी हुई सावधानी के साथ, जो भी हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अभी नहीं, जब तक हमें कोई ठोस सबूत न मिले कि वह सच में हमारी तरफ है। हमें अपनी योजना उससे पूरी तरह छुपा कर रखनी होगी। अगले कुछ दिन टीम ने बहुत गुप्त रूप से काम किया, हर संभव एहतियात बरतते हुए। नए अनट्रेसेबल फोन इस्तेमाल किए गए, हर बैठक एक अलग अनजानी जगह पर हुई, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे, कोई भी नई जानकारी नहीं दी गई। एक रात जब अभय अकेला बैठा उस फाइल को फिर से पढ़ रहा था, उसका फोन बजा, पूजा का नंबर। उसने फोन उठाया, उसकी आवाज में एक थकी हुई गर्माहट आ गई। हाँ पूजा, भैया, पूजा की आवाज आई, अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, हालांकि उसमें अब भी एक गहरी चिंता झलक रही थी। आप कैसे हैं? कब मिलने आ रहे हैं? जल्दी ही, अभय ने कहा, बस कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तू कैसी है? नई जगह पर सब ठीक है? मैं ठीक हूं, पूजा ने कहा, पर भैया, मुझे आपकी फिक्र होती है। जब से आपने सब सच बताया है, मैं हर रात सोचती रहती हूं कि आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, सुरक्षित हैं या नहीं। अभय ने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर के थकान भरे प्यार को अपनी आवाज में लाते हुए। मैं सुरक्षित हूं पूजा, और जल्दी ही यह सब खत्म हो जाएगा, बस मुझे कुछ और वक्त चाहिए। वादा है? पूजा ने पूछा। उसकी आवाज में एक बच्चों जैसी उम्मीद थी। वादा है, अभय ने कहा, हालांकि उसके भीतर वह पुरानी बेचैनी थी, ये जानते हुए कि आने वाले दिन शायद उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक दिन होंगे। फोन कटने के बाद अभय कुछ देर तक बैठा रहा, अपनी बहन की आवाज को अपने भीतर गूंजने देते हुए। फिर उसने वापस उस फाइल की तरफ ध्यान लगाया। तभी दफ्तर का दरवाजा खुला और राजू अंदर आया। उसका चेहरा एक अजीब सी उत्तेजना और चिंता के मिश्रण से भरा हुआ। भाई, उसने कहा, अपनी लैपटॉप स्क्रीन को घुमाते हुए, मैंने अस्पताल के निर्माण से जुड़े कुछ और दस्तावेज खोदे। यह देखिए, पूर्वी विंग के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया था। अभय ने स्क्रीन पर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ठेका देने वाली कंपनी का नाम था सरस्वती एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, जो निर्माण व्यवसाय में काम करने का दावा करती थी। तो वह पूरी इमारत, कम से कम वह हिस्सा, अभय ने धीरे से कहा, अपने दिमाग में यह जानकारी जोड़ते हुए सूत्रधार के अपने नेटवर्क ने बनवाया है। इसका मतलब है वहां शायद ऐसे रास्ते, ऐसे कमरे हों जो आधिकारिक नक्शों में भी दर्ज न हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गुप्त डिजाइन, राजू ने कहा, अपनी आवाज में एक बढ़ती हुई चिंता के साथ। अगर उन्होंने खुद यह इमारत बनवाई है तो वहां अंदर घुसना बिना जाल में फंसे बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तभी मीरा भी कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक नई गंभीरता थी। एक और बात है जो हमें जाननी चाहिए, उन्होंने कहा। मैंने अभी सुरेखा से बात की, फोन पर, बहुत सावधानी से।
उसने बताया कि आज दफ्तर में एक अजीब हलचल थी। मंत्री जी के सेक्रेटरी ने पूरे स्टाफ से पूछताछ की, यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी ने हाल में कोई गोपनीय फाइल देखी या छुआ। अभय का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उन्हें पता चल गया कि फाइल गायब है। शायद, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक गहरी चिंता के साथ। सुरेखा घबराई हुई है, पर उसने कहा कि उसने अभी तक अपना नाम नहीं आने दिया। बहुत सावधानी से पेश आई, पर वह डरी हुई है अभय जी, बहुत डरी हुई। हमें उसे फिर से सुरक्षित जगह ले जाना होगा, अभय ने कहा, स्थायी तौर पर, अगर मुमकिन हो, इससे पहले कि उसका नाम सामने आए। मीरा ने सिर हिलाया, फिर अपने फोन से सुरेखा को कॉल करने लगी। कई बार घंटी बजी, पर कोई जवाब नहीं आया। मीरा का चेहरा चिंता से भर गया। जवाब नहीं दे रही, उन्होंने कहा, दोबारा मिलाते हुए। एक और बार घंटी बजी, फिर एक बार, फिर आखिरकार फोन उठा, पर दूसरी तरफ से जो आवाज आई वह सुरेखा की नहीं थी। एक मर्द की आवाज, ठंडी, संतुलित, वही आवाज जो अभय ने पहले भी 2 बार सुनी थी। मीरा किशोर, वह आवाज बोली, अपनी हमेशा की शांत, हल्की सी मनोरंजक लय में, तुम्हारी छोटी मुखबिर, ये सुरेखा नाम की औरत बहुत बहादुर निकली। दुख की बात है कि बहादुरी हमेशा जिंदा रहने की गारंटी नहीं देती। मीरा का पूरा शरीर जैसे बर्फ बन गया। फोन उनके हाथ में कांपने लगा। उसे क्या किया तुमने? उन्होंने पूछा, अपनी आवाज में एक दबी हुई दहशत के साथ। अभी कुछ नहीं, वह आवाज बोली, पर यह तुम्हारे अगले फैसले पर निर्भर करता है। तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं मीरा, ये खेल यहीं छोड़ दो, अपनी टीम को समेट लो और इस औरत को, अपने भाई को, अपनी बहन को। उसकी आवाज अभय की तरफ मुड़ती हुई महसूस हुई। हालांकि वह अभय से सीधे बात नहीं कर रहा था। उन्हें सुरक्षित देखने का मौका मिलेगा, नहीं तो अगले हफ्ते के उस कार्यक्रम में जो होने वाला है, वह सिर्फ एक अस्पताल का उद्घाटन नहीं होगा, वह तुम्हारी पूरी दुनिया का अंत होगा। फोन कट गया। कमरे में एक बहुत भारी, बहुत ठंडी खामोशी छा गई। मीरा फोन को हाथ में लिए बुत बनी खड़ी रही। उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। मीरा जी, अभय ने धीरे से कहा, उनके पास जाते हुए, क्या हुआ? सुरेखा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मीरा ने कहा, उनकी आवाज टूटती हुई। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह जिंदा है अभी। पर अभय जी, वह हर बात जानता है, सुरेखा के बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में, राजू के भाई के बारे में। हम जो कुछ भी करते हैं वह हर कदम पहले से देख रहा है। राजू का चेहरा डर से भर गया। मैडम, अगर उसे सोनू के बारे में भी पता है तो हमें अभी सोनू की जगह बदलनी होगी, मीरा ने कहा, अपने भीतर के डर को दबाते हुए, अपनी आवाज में वापस एक ठोस दृढ़ता लाने की कोशिश करते हुए। और पूजा की भी। कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा अभय जी, कोई भी जगह, कोई भी वादा। अभय ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके भीतर गुस्सा और डर एक साथ उबल रहे थे। वह हमें डराना चाहता है, उसने कहा। यह दिखाना चाहता है कि हम उसकी मुट्ठी में हैं, कि हम कभी भी उससे बच नहीं सकते। पर अगर हम अभी रुक गए, अगर हमने हार मान ली, तो सुरेखा की हिम्मत, बच्चू सिंह की मौत, वह सब बेमानी हो जाएगा। मीरा ने अभय की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरी, थकी हुई सच्चाई थी। मुझे पता है, उन्होंने कहा, और हम रुकेंगे नहीं। पर अभय जी, हमें यह भी समझना होगा, ये आदमी, ये जो कभी आदित्य था, वह अब सिर्फ हमारे पीछे नहीं है। वह हमसे एक कदम आगे है, हमेशा से रहा है। और अगर हम उसे हराना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो वह उम्मीद न कर रहा हो। क्या? राजू ने पूछा, उसकी आवाज में एक बेताब उम्मीद के साथ। मीरा कुछ देर चुप रही, अपने दिमाग में कोई योजना बुनते हुए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अपनी आवाज में एक नई खतरनाक दृढ़ता के साथ, हमें उस अस्पताल के कार्यक्रम में सीधे अंदर जाना होगा, छुप कर नहीं, बल्कि शायद हमें खुद उस भीड़ का हिस्सा बनना होगा, उन विशेष अतिथियों में से एक बनकर, जिनकी सूची में मंत्री जी ने खुद कुछ नाम काले कर रखे हैं। अभय ने उसकी तरफ देखा। समझ की एक चमक उसकी आंखों में आई। आपका मतलब है हम उन्हीं की पहचान चुराकर अंदर घुसे जिन्हें वे खुद बुलाना चाहते हैं? बिल्कुल, मीरा ने कहा। और इसके लिए हमें यह जानना होगा कि वह मिटाए गए नाम असल में किसके हैं, और क्या उनमें से किसी की जगह हम खुद ले सकते हैं बिना किसी को शक हुए।
राजू ने अपनी स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई चुनौती की चमक आई। अपने पुराने डर को एक तरफ रखते हुए, मैं कोशिश करता हूं मैडम, उन काले निशानों के पीछे की स्याही को स्कैन करके या दस्तावेज के किसी और वर्जन को ढूंढकर यह पता लगाने की कि वे नाम क्या हैं। तभी कमरे के एक कोने में रखा एक और फोन, जो टीम ने हाल ही में इस्तेमाल करना शुरू किया था, अचानक बज उठा। एक अनजान नंबर, पर इस बार स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज भी साथ आया, बिना किसी नाम के, सिर्फ एक लाइन, सुरेखा जीवित है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो कल भोर गोलघर की उसी छत पर आओ, अकेले, मीरा। वह मैसेज स्क्रीन पर चमकता रहा बहुत देर तक, जैसे उसके शब्द खुद कमरे की हवा में भारी होते जा रहे हों। मीरा ने फोन को कई बार पढ़ा, हर बार उम्मीद करते हुए कि शायद शब्द बदल जाए, कि शायद यह कोई और मतलब निकाले, पर हर बार वही वाक्य वापस लौट आया, सुरेखा जीवित है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो कल भोर गोलघर की उसी छत पर आओ, अकेले, मीरा। आप नहीं जाएंगी? अभय ने कहा, अपनी आवाज में एक ठोस, बिना किसी बहस की गुंजाइश वाली दृढ़ता के साथ। यह सीधा जाल है। वह जानता है हम गोलघर वाली जगह पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। वह जानता है इसका आपके लिए क्या मतलब है। करण से मिलना, अपने पुराने अतीत को छूना, यह सिर्फ एक जगह नहीं चुनी गई, यह जानबूझकर चुनी गई है, आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए। मुझे पता है, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक थकी हुई पर अटल सच्चाई के साथ। मुझे यह भी पता है कि यह जाल हो सकता है, पर अभय जी, अगर सुरेखा सच में जिंदा है, अगर वह वहां है, तो मैं उसे यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, सिर्फ इसलिए कि मुझे डर लग रहा है। राजू, जो अब तक कोने में बैठा अपने लैपटॉप पर उन काले निशान वाले नामों को स्कैन कर रहा था, उठकर आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ। मैडम, अगर यह जाल है तो आप अकेली वहां जाकर। मैं पूरी तरह अकेली नहीं जाऊंगी, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक रणनीतिक स्थिरता वापस लाते हुए। मैसेज में लिखा है, अकेले आओ और मैं वैसा ही दिखाई दूंगी, अकेली, पर तुम दोनों दूर से, बहुत दूर से नजर रखोगे। राजू, तुम्हारे पास वह छोटा माइक्रोफोन है ना, जो तुमने पहले अभय जी के लिए इस्तेमाल किया था? हाँ मैडम, है, राजू ने कहा, पर वह उतनी दूर तक सिग्नल नहीं भेज पाएगा जितनी दूरी हमें बनानी होगी। अगर वह सच में देख रहा हो कि आप अकेली आई हैं, तो हम एक और तरीका निकालेंगे, अभय ने कहा, अपने दिमाग को तेजी से काम पर लगाते हुए। गोलघर के आसपास कई पुरानी इमारतें हैं, ऊंची छतें। अगर हम उनमें से किसी एक पर पहले से पहुंच जाए, अंधेरा छौंकने से पहले, तो हम दूरबीन से नजर रख सकते हैं। बिना करीब गए, मीरा ने सिर हिलाया, फिर अपनी नजरें अभय पर टिकाईं। उनकी आवाज में एक गहरी चेतावनी भरी सच्चाई थी। पर एक बात याद रखो, दोनों, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी हो, तुम दोनों वहां से हरकत नहीं करोगे जब तक मैं कोई निश्चित इशारा न दूं। अगर वह देख ले कि मैं अकेली नहीं आई, तो सुरेखा की जान और भी खतरे में पड़ जाएगी, और शायद हम दोनों की भी। और वह इशारा क्या होगा? राजू ने पूछा। मीरा ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, अगर मैं अपनी दुपट्टे को अपने बाएं कंधे से हटाकर दाहिने कंधे पर रखूं, तो इसका मतलब होगा खतरा है, आ जाओ। नहीं तो चाहे बातचीत कितनी भी लंबी क्यों ना खींचे, तुम दोनों अपनी जगह पर बने रहोगे। अभय ने अनिच्छा से सिर हिलाया। उसके भीतर हर हिस्सा चिल्ला रहा था कि यह योजना बहुत खतरनाक है, पर वह जानता था कि मीरा का फैसला बदलना नामुमकिन था, ठीक वैसे ही जैसे कुछ रातें पहले उसका अपना फैसला बदलना नामुमकिन था, जब वह अकेले बच्चू सिंह की मिल गया था। ठीक है, उसने कहा, पर मीरा जी, अगर वह वाकई सामने आया, आमने सामने, तो सावधान रहिएगा। वह इंसान अब बरसों पुराना आदित्य नहीं रहा। मुझे पता है, मीरा ने कहा, उनकी आंखों में एक गहरी पुरानी तकलीफ के साथ। शायद यही सबसे मुश्किल हिस्सा है इस सब का। भोर होने से बहुत पहले अंधेरा अभी भी शहर पर भारी था। अभय और राजू दूरबीन और एक छोटा रिसीवर लिए गोलघर के पास एक पुरानी जर्जर इमारत की छत पर चढ़ गए, जहां से पूरा अनाज भंडार और उसकी गोल छत साफ दिखाई देती थी। हवा ठंडी थी, सुबह की धुंध अभी छंटी नहीं थी, और दोनों चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगे, हर आहट पर कान लगाए हुए। कुछ देर बाद मीरा की गाड़ी दूर से आती दिखी, धीरे धीरे गोलघर के पास रुकी। मीरा उतरी, अकेली, अपने कंधे पर वह दुपट्टा बाएं तरफ डाले हुए, और सीढ़ियां चढ़ने लगी।
उनकी चाल में एक बाहरी शांति थी, पर अभय इतनी दूर से भी उनके भीतर के तनाव को महसूस कर सकता था। छत पर पहुंचकर मीरा ने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, सिर्फ सुबह की हल्की रोशनी, दूर गंगा की चमकती हुई धारा और शहर की धीमी होती जागती हुई आवाजें। कुछ मिनट बीत गए। मीरा वहीं खड़ी रही, अपनी घड़ी को बार बार देखते हुए। फिर पीछे से एक कदमों की आहट सुनाई दी, धीमी, नपी, तुली, वही चाल जो उन्होंने फुलवारी शरीफ के गोदाम के बाहर देखी थी। मीरा ने पलट कर देखा और वहां उसी छत पर बस कुछ मीटर दूर वो आदमी खड़ा था। लंबा, दुबला, सफेद बाल, भारी चश्मा और आंखें जो अब भी वैसी ही थीं जैसी मीरा उन्हें 15 साल पहले याद करती थी। बस उनमें अब कुछ ठंडा, कुछ बहुत दूर का उतर आया था। मीरा, उसने कहा। उसकी आवाज वही थी जो फोन पर सुनाई देती थी, पर आमने सामने वह कहीं ज्यादा भारी, कहीं ज्यादा असली लग रही थी। बरसों बाद आमने सामने मीरा की सांसें कुछ देर के लिए अटक गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। आदित्य, उन्होंने कहा, उनकी आवाज टूटती हुई, तुम सच में जिंदा हो यहां मेरे सामने। मैं यहां हूं, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की ठंडी मुस्कान आई। पर मैं वह आदित्य नहीं हूं जिसे तुम जानती थी मीरा। मैंने तुम्हें फोन पर बताया था, वह आदमी बहुत पहले मर चुका। सुरेखा कहां है? मीरा ने पूछा, अपनी आवाज में एक दृढ़ता वापस लाते हुए, अपने भावनात्मक तूफान को एक तरफ रखते हुए। उस आदमी ने एक हाथ उठाकर पीछे की तरफ इशारा किया और छत की सीढ़ी से एक और आकृति ऊपर आई, 2 आदमियों के साथ। सुरेखा, उसके हाथ बंधे हुए, चेहरा डर से पीला, पर वह जिंदा थी, सांस ले रही थी। सुरेखा, मीरा ने चिल्लाते हुए कहा, आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, पर उस आदमी के इशारे पर एक गार्ड ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। धीरे मीरा, उस आदमी ने कहा, अपनी आवाज में वही ठंडी शांति, जैसा मैंने वादा किया, वह जिंदा है। मैं अपने वादे निभाता हूं, चाहे लोग मुझे कुछ भी समझें। क्यों? मीरा ने पूछा, उसकी आंखों में देखते हुए। अगर तुम इतने बेरहम हो चुके हो तो तुमने उसे क्यों नहीं मारा, जैसे तुमने बच्चू सिंह के साथ किया, नंदू सेठ के साथ किया? आदित्य कुछ देर चुप रहा, अपने चश्मे को ठीक करते हुए। फिर उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी, लगभग दार्शनिक शांति, क्योंकि हर मौत का एक मकसद होना चाहिए मीरा। बच्चू सिंह की मौत, नंदू सेठ की मौत, वे संदेश थे, चेतावनियां। पर इस औरत को मारने से कोई मकसद पूरा नहीं होता। इसे जिंदा छोड़ना, तुम्हें वापस देना, यह कहीं ज्यादा दिलचस्प है। यह तुम्हें दिखाता है कि मैं जब चाहूं दया दिखा सकता हूं और जब चाहूं नहीं। यह अनिश्चितता मीरा, यही असली ताकत है। मीरा के भीतर गुस्सा और घृणा एक साथ उबल पड़े। तुम एक बीमार आदमी बन गए हो आदित्य। जो इंसान मैं जानती थी, वह लोगों की जिंदगियों से खेलता नहीं था। वह इंसान, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज में पहली बार एक हल्की सी तलखी उभरी। उस दिन मर गया जब उसने देखा कि सच बोलने की कीमत क्या होती है। तुम्हें याद है मीरा, जब हमने उस पहले नेटवर्क को पकड़ा था बरसों पहले, और हमारे सीनियर ने हमसे कहा था कि केस बंद कर दो क्योंकि इसमें एक मंत्री का नाम आ रहा था? तुम्हें याद है वह दिन? मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही, अपने भीतर के पुराने दर्द को महसूस करते हुए। उस दिन आदित्य ने आगे कहा, मुझे समझ आया कि यह देश, यह सिस्टम कभी सच के लिए खड़ा नहीं होगा, चाहे हम कितनी भी कुर्बानियां दें। तो मैंने फैसला किया, अगर सिस्टम भ्रष्ट है तो मैं उस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, इतना बड़ा कि कोई मुझे छू भी न सके। और इसके लिए तुमने बच्चों को बेचा, मीरा ने कहा, उनकी आवाज में एक कड़वी सच्चाई के साथ। मासूम बच्चों को। आदित्य, ये कहां का इंसाफ है? ये कैसा बदला है? आदित्य की आंखों में एक पल के लिए कुछ हिला, कुछ ऐसा जो शायद पछतावा था, या शायद सिर्फ एक पुरानी दबी हुई इंसानियत की परछाई। पर वह उतनी ही जल्दी गायब हो गई जैसे उसने खुद ही उसे दबा दिया हो। यह व्यापार है मीरा, कुछ और नहीं। दुनिया इसी तरह चलती है, जिसके पास ताकत है वह इस्तेमाल करता है। मैंने बस यह सीखा कि इंसानी भावनाएं, इंसानी नैतिकता, ये सब कमजोरी है, और मैं कमजोर नहीं बनना चाहता था। मीरा ने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर के हर तूफान को काबू में करते हुए। मुझे यहां क्यों बुलाया आदित्य? सिर्फ यह दिखाने के लिए कि तुम कितने बदल चुके हो।
आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब एक ठंडी गणना की हुई चमक थी। मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं चाहता था तुम समझो कि यह लड़ाई तुम कभी नहीं जीत सकती। तुम्हारे पास एक छोटी टीम है, एक टूटा हुआ पूर्व दरोगा, एक डरा हुआ टेक्नीशियन, और तुम एक ऐसी औरत जो अपने ही अतीत से लड़ रही है। मेरे पास पैसा है, ताकत है, राजनीतिक संरक्षण है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास वक्त है, 15 साल का वक्त जिसमें मैंने अपनी हर कमजोरी को मिटाया है। तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मीरा ने पूछा, अपनी आवाज में एक सीधी चुनौती के साथ। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो हमारी छोटी सी टीम तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रही है? आदित्य की मुस्कान एक पल के लिए गायब हुई। उसकी आंखों में एक ठंडी सच्चाई उभरी। मुझे डर नहीं लगता मीरा, मुझे दिलचस्पी है। बरसों बाद पहली बार किसी ने मुझे थोड़ा परेशान किया है, और यह। वह रुका। उसके होंठों पर एक अजीब ठंडी मुस्कान वापस आई। यह एक बदलाव है जो मुझे पसंद आया है, पर दिलचस्पी और खतरा ये दो अलग चीजें हैं। तुम मुझे कभी नहीं रोक सकती। हम कोशिश करते रहेंगे, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक ठोस दृढ़ता के साथ। मुझे पता है, आदित्य ने कहा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है मीरा, तुम्हारी जिद, ये मानना कि हर लड़ाई जीती जा सकती है, चाहे कीमत कुछ भी हो। वह रुका, फिर उसकी आवाज में कुछ बदला। एक नई, ज्यादा निजी, ज्यादा खतरनाक लय आई। वैसे मीरा, तुम्हारा बेटा कैसा है? अर्जुन है ना उसका नाम? पिछली बार जब मैंने सुना, वह बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, शादी करने वाला है अगले साल। मीरा का पूरा शरीर एक झटके में जम गया। उनका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में एक ऐसा डर उभरा जो अब तक इस पूरी बातचीत में कहीं नहीं दिखा था। तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? उन्होंने पूछा, उनकी आवाज कांपती हुई, लगभग टूटती हुई। मीरा, आदित्य ने कहा, उसकी आवाज में एक ठंडी, लगभग दयालु सी क्रूरता के साथ, मैंने तुमसे कहा था, मेरे पास वक्त है, पैसा है और नेटवर्क है जो हर जगह फैला हुआ है। मुझे उन सब के बारे में पता है जिनसे तुम प्यार करती हो। तुम्हारा बेटा, अभय की बहन, राजू का भाई। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम समझ सको। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है मीरा। हर वह इंसान जिससे तुम प्यार करती हो अब इस खेल का हिस्सा है, चाहे उन्हें पता हो या नहीं। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, गुस्से और डर दोनों से। अगर तुमने उसे छुआ भी, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में एक खतरनाक चेतावनी के साथ। मैंने कहा नहीं कि मैं उसे छूने वाला हूं, आदित्य ने कहा, अपने हाथ उठाते हुए, जैसे किसी शांति का प्रस्ताव दे रहा हो। मैं बस चाहता हूं तुम समझो कि तुम्हारे पास मुझसे छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा। मीरा, ये जानकारी, ये डर, ये मेरी असली ताकत है। गोलियों से नहीं, सच में क्या जानते हो? इससे। मीरा कुछ देर तक कुछ नहीं बोल पाई। उनकी सारी दृढ़ता, सारी पेशेवर शांति एक झटके में बिखर गई थी। दूर अपनी छत पर अभय और राजू ने दूरबीन से यह पूरा दृश्य देखा। उनकी अपनी सांसें रुकी हुई थीं, यह न समझते हुए कि वहां बातचीत में क्या कहा जा रहा है। पर मीरा की बॉडी लैंग्वेज से यह साफ समझ आ रहा था कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। भाई, राजू ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी दूरबीन को कसकर पकड़े हुए। मैडम का दुपट्टा वह अब भी बाएं कंधे पर है, पर उनकी हालत, कुछ बहुत गलत हो गया है, मुझे यकीन है। रुको, अभय ने कहा, अपनी आवाज में एक तनाव भरी सतर्कता के साथ। जब तक वह इशारा नहीं करती, हमें अपनी जगह पर रहना होगा। मीरा जी बहुत मजबूत है, वह खुद संभाल लेंगी। छत पर मीरा ने आखिर अपनी आवाज को वापस पाया, हालांकि वह अब भी कांप रही थी। तुम्हें क्या चाहिए आदित्य? आखिर में तुम मुझसे क्या चाहते हो? आदित्य ने कुछ देर सोचा। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडी सोच उभरी। मैं चाहता हूं तुम रुक जाओ मीरा। ये टीम बंद कर दो। अभय को उसकी सामान्य जिंदगी में वापस जाने दो, राजू को उसके भाई के साथ, और तुम अपने बेटे के पास वापस जा सकती हो, अगर तुम चाहो, माफी मांगकर दोबारा शुरुआत करके। उसकी आवाज में एक अजीब सी, लगभग सच्ची पेशकश की लय आई। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं मीरा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कभी मेरी सबसे भरोसेमंद साथी थी। पर अगर तुमने यह मौका ठुकराया तो क्या? मीरा ने पूछा, अपनी आवाज में एक नई, जबरदस्ती लाई गई दृढ़ता के साथ। तो अगले हफ्ते
उस अस्पताल के उद्घाटन के बाद आदित्य ने कहा, अपनी आवाज में एक ठंडी अंतिमता के साथ, मैं और मेरा पूरा नेटवर्क इस देश से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, नई पहचान के साथ, एक नई दुनिया में। और जाने से पहले मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी जो मेरे पीछे पड़ा वह अपने पीछे कुछ न छोड़े जिससे वह मुझे याद कर सके। न परिवार, न टीम, कुछ भी नहीं। एक भारी ठंडी खामोशी छा गई। मीरा ने उस आदमी की तरफ देखा जो कभी उनका सबसे करीबी दोस्त था और अब सिर्फ एक ठंडा गणना करने वाला भूत बन चुका था। मैं रुकूंगी नहीं, उन्होंने कहा, आखिर अपनी आवाज में हर वह दृढ़ता वापस लाते हुए जो उनके भीतर बरसों से थी। चाहे तुम कुछ भी धमकी दो आदित्य, मैं ये लड़ाई नहीं छोड़ूंगी। आदित्य ने कुछ देर उनकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब, लगभग संतुष्ट मुस्कान आई। मुझे पता था तुम यही कहोगी, उसने कहा। और सच कहूं मीरा, अगर तुमने कुछ और कहा होता तो मैं थोड़ा निराश होता। यह जिद, यह मूर्खतापूर्ण साहस, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी थी और अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने अपने गार्ड की तरफ इशारा किया जिसने सुरेखा के हाथों की रस्सी खोल दी। जाओ, आदित्य ने कहा, सुरेखा की तरफ देखते हुए अपनी आवाज में एक ठंडी उदासीनता के साथ। आज तुम भाग्यशाली हो। सुरेखा अपने पैरों पर कांपती हुई दौड़कर मीरा के पास आई, उनसे लिपट गई। उसकी सिसकियां खुलकर बाहर आ गईं। मीरा ने उसे कसकर पकड़ा, अपनी आंखों को आदित्य से हटाए बिना। एक आखिरी बात मीरा, आदित्य ने कहा, पीछे हटते हुए अपनी सीढ़ी की तरफ बढ़ते हुए, अभय रंजन को बताना, प्रकाश यादव का केस, वह मेरा पहला बड़ा टेस्ट था बरसों पहले, और उसने बिना जाने उस टेस्ट को लगभग बर्बाद कर दिया था। यह अच्छा है कि उसने मुझे इतने सालों बाद वापस ढूंढ निकाला। कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं मीरा, हम इस खेल के दो सबसे दिलचस्प खिलाड़ी। वह मुड़ा और सीढ़ी से नीचे उतरने लगा, उसके गार्ड उसके पीछे, और कुछ ही पलों में वह छत से पूरी तरह गायब हो गया, जैसे कोई भूत, बिल्कुल जैसा वह हमेशा से रहा था, मौजूद पर कभी पूरी तरह पकड़ में न आने वाला। मीरा वहीं खड़ी रही, सुरेखा को अपनी बाहों में थामे, अपने पूरे शरीर के कांपने को महसूस करते हुए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, अब बिना किसी रोक टोक के। दूर छत पर अभय और राजू ने देखा कि आदित्य जा चुका है और मीरा अब भी वहीं खड़ी है, हिलती नहीं। चलो, अभय ने कहा, अपनी दूरबीन नीचे रखते हुए, अब हमें जाना चाहिए, चाहे इशारा मिले या ना मिले। ये इंतजार करने का वक्त नहीं है। दोनों तेजी से नीचे उतरे, गाड़ी की तरफ भागते हुए, गोलघर की तरफ बढ़ते हुए। जब वे ऊपर पहुंचे, मीरा अब भी वहीं खड़ी थी, सुरेखा को सहारा दिए हुए, उनकी आंखें दूर, खाली, किसी बहुत गहरे सदमे में डूबी हुई। मीरा जी, अभय ने कहा, दौड़कर उनके पास आते हुए। क्या हुआ? क्या कहा उसने? मीरा ने कुछ देर के लिए कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें अभय की तरफ मुड़ी। उनमें एक ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसे मेरे बेटे के बारे में पता है, उन्होंने आखिर कहा, उनकी आवाज टूटती हुई। उसका नाम, उसकी नौकरी, उसकी शादी की बात, सब कुछ। अभय जी, यह आदमी हम सबकी जिंदगियों में इतना गहरा गुस्सा हुआ है कि मुझे नहीं पता हम कहीं भी सुरक्षित रह सकते हैं या नहीं। अभय ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा, अपने भीतर के डर को दबाते हुए, अपनी आवाज में जितनी दृढ़ता ला सकता था लाते हुए। हम सुरक्षित रहेंगे मीरा जी, हम एक दूसरे को बचाएंगे जैसे हमने अब तक किया है। यह डर हमें रोकेगा नहीं। मीरा ने सिर हिलाया, हालांकि उनकी आंखों में अब भी वह गहरा सदमा बना हुआ था। सुरेखा, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, अपनी आवाज में एक टूटी हुई कृतज्ञता के साथ, मीरा जी, आपने मेरी जान बचाई इतने बड़े खतरे में जाकर। मैं कभी यह एहसान नहीं भूलूंगी। राजू, जो अब तक चुप खड़ा था, आखिर बोला, अपनी आवाज में एक नई थकी हुई गंभीरता के साथ, मैडम, उसने प्रकाश यादव के केस का जिक्र किया कि यह उसका पहला बड़ा टेस्ट था। इसका क्या मतलब है? अभय की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हुईं। यह बात उसके भीतर धीरे धीरे उतरती गई, एक ठंडा भयानक एहसास बनकर। इसका मतलब है, उसने कहा अपनी आवाज में एक नई दर्दनाक समझ के साथ, कि मेरा वह पुराना केस, वह अपहरण जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वह इत्तेफाक नहीं था। वह आदित्य की अपनी योजना का हिस्सा था, बरसों पहले,
तब जब वह अभी अभी अपनी नई दुनिया बना रहा था और मैं बिना जाने उसके पहले बड़े इम्तिहान का एक हिस्सा बन गया था। एक भारी ठंडी खामोशी छा गई, हर कोई इस नई सच्चाई के वजन को महसूस करते हुए। तो यह सब, राजू ने धीरे से कहा, यह पूरी कहानी 3 साल पहले से लेकर आज तक ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। हम सब किसी न किसी तरह बरसों से इस आदमी के खेल का हिस्सा रहे हैं। बिना जाने अभय ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके भीतर गुस्सा और एक अजीब ठंडा दर्द एक साथ उमड़ रहे थे। तो अब यह सिर्फ एक नेटवर्क तोड़ने की बात नहीं रही। उसने कहा, यह मेरे लिए, मीरा जी के लिए, यह बहुत निजी हो चुका है। मीरा ने सिर हिलाया, अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए, अपने भीतर की टूटन को धीरे धीरे समेटते हुए, अपनी पुरानी पेशेवर दृढ़ता को वापस बुलाते हुए। हमें अभी बहुत कुछ करना है, उन्होंने कहा, अपनी आवाज में एक नई ठोस स्थिरता के साथ। सुरेखा को सुरक्षित जगह पहुंचाना, अपने परिवारों की फिर से जांच करना और सबसे जरूरी, उस अस्पताल के उद्घाटन की योजना को अंतिम रूप देना। हमारे पास अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, इससे पहले कि आदित्य हमेशा के लिए गायब हो जाए। सब लोग गाड़ी की तरफ बढ़े। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी। शहर जागने लगा था, अनजान इस बात से कि उसकी गलियों में, उसकी छतों पर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जो शायद उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती थी। गाड़ी में बैठते ही अभय का फोन बजा। राजू का नंबर। हालांकि राजू खुद गाड़ी में बैठा था। सबने हैरानी से देखा, फिर समझ आया, यह वह पुराना बर्नर फोन था जो राजू ने पहले इस्तेमाल किया था और शायद कहीं छूट गया था। अभय ने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था और उसने बहुत सतर्कता से फोन उठाया। हेलो, उसने कहा। फोन के दूसरी तरफ से विक्रांत की आवाज आई, तेज, घबराई हुई, बिल्कुल उसकी हमेशा की संतुलित शांति से अलग। अभय जी, मीरा जी को फोन दीजिए अभी, यह बहुत जरूरी है। अभय ने फोन मीरा की तरफ बढ़ाया, अपनी भौहें सिकोड़ते हुए, यह समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर विक्रांत, जिससे वे अब दूरी बनाए हुए थे, इतनी बेचैनी से क्यों बहा था। मीरा ने फोन कान से लगाया। बोलिए विक्रांत जी। मीरा जी। विक्रांत की आवाज आई, सांस लेते हुए, जैसे वह कहीं भाग रहा हो। मुझे कुछ मिला है दिल्ली में, बहुत गुप्त तरीके से। मुझे नहीं पता आप मुझ पर भरोसा करेंगे या नहीं इस वक्त, पर यह जानना बहुत जरूरी है। वह अस्पताल का उद्घाटन कार्यक्रम अगले हफ्ते वाला, उसकी तारीख बदल दी गई है। मीरा का चेहरा एक झटके में सख्त हो गया। कब? उन्होंने पूछा, उनकी आवाज में एक नई तीखी सतर्कता के साथ। वह कार्यक्रम अब हफ्ते भर बाद नहीं, विक्रांत ने कहा, उसकी आवाज में एक डरावनी तात्कालिकता के साथ। वह कल है, कल शाम। गाड़ी में एक पल के लिए ऐसी खामोशी छाई जैसे वक्त खुद रुक गया हो। कल? मीरा ने दोहराया। उनकी आवाज में एक अविश्वसनीय झटका था। यह मुमकिन नहीं है विक्रांत जी, हमारे पास तो अभी पूरा एक हफ्ता माना जा रहा था। मुझे भी यही लगा था,